Hello students, this is the numerical question from chapter 6. In this question we have to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the firm, and we have to pay Gopi's loan account. ओके, सो लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, तो इसमें सारे मैटर्स कवर्ड हैं इसमें. क्लियर? मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 ऑफ मेसर्स गोपी, कृष्ण एंड राम. तो गोपी, कृष्ण एंड राम पार्टनर्स हैं who share profits in the ratio of 4:2:1. Okay, so balance sheet is given. So goodwill, तो गुडविल जब भी दिया है बैलेंस शीट में तो इसको क्या कर देना है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके, इसको आपको रिटर्न ऑफ करना है इसको बिटवीन ओल्ड सारे पार्टनर्स पे. तो जब भी गुडविल से बैलेंस शीट में दिया है तो ये रिटर्न ऑफ हो जाएगा. ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गया. लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स. नाउ लायबिलिटी साइड, कैपिटल अकाउंट्स इज गिवन, जनरल रिजर्व्स ये भी आपको ट्रांसफ़र कर देने हैं सारे पार्टनर्स में. तो इससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी ये करना. मैं यहाँ पर टिक मार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट इसको मिस कर देते हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो इसे छोड़ देते हैं. ओके, तो ऐसा नहीं करना है. समझ में आ रहा है? देन क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल. ओके, नाउ गोपी रिटायर्ड. ओके, गोपी रिटायर हो रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2019 and the following terms were agreed upon. Goodwill of the firm is to be valued at 21,000. Okay, तो जिस समय गोपी रिटायर हुआ उस समय का गुडविल है ये. तो गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड एट 21,000. तो इसमें गोपी का शेयर निकालेंगे और उसको दे देंगे. गोपी का शेयर निकालेंगे और गोपी को देंगे. कौन? जो बचे हुए पार्टनर्स है, कृष्ण एंड राम. ओके, क्लियर है? देन ये रिवैल्यूएशन का पार्ट है. एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी वैल्यूड एज अंडर. स्टॉक 12,000, स्टॉक कम हो गया है. ओके, यहाँ पे माइनस. डेटर्स भी कम हो गया है, माइनस. लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रहे हैं. प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया है. क्रेडिटर्स भी कम हो गया है. ओके, तो जो इंक्रीज हो रहा है प्लस लिख दिया मैंने और जो डिक्रीज हो रहा है वो माइनस. ओके, देन कृष्ण एंड राम इंट्रोड्यूस 20,000 और 5,000 रिस्पेक्टिवली इनटू द बिजनेस एंड 16,200 वेयर पेड टू गोपी. ओके, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे स्टूडेंट अटक जाते हैं, क्योंकि कुछ भी एक नया चीज़ आता है तो स्टूडेंट अटकते हैं. तो अटकने का क्यों है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिमेनिंग पार्टनर्स ने और कैपिटल लेके आए. इंट्रोड्यूस मतलब क्या हो रहा है? और कैपिटल लेके आए. तो और कैपिटल की जनरल एंट्री क्या करते हो आप? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल्स अकाउंट. तो यहाँ पे कृष्ण और राम दोनों लेके आए हैं, तो क्या करोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री करना है बाई कैश करके. ओके, क्लियर है? और क्या करेंगे? 16,200 गोपी को पे करेंगे. तो रिटायरिंग पार्टनर है, उसका पूरा बैलेंस क्लियर होना चाहिए. तो 16,200 ही सिर्फ पे किए. और क्या बोल रहे? बैलेंस ड्यू टू गोपी वॉज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट ऑफ 9%. और जो भी बैलेंस अमाउंट रहेगा, ये बैलेंस अमाउंट कैसे निकलेगा? कितना बैलेंस है? बाय प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. तो उसमें जो बैलेंस सीडी में 16,200 को पहले हटा देंगे, तो जितना बचेगा अमाउंट वो जो है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा, यानी कि 3 ईयर तक पे होगा. और उसमें इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा 9% पर एनम. हर एक साल का में इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा. ओके, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और गोपीज लोन अकाउंट ये सब प्रिपेयर करने हैं. ओके, तो सीक्वेंस वाइज बनाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इसको फर्स्ट फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें इसमें इंक्रीज है और डिक्रीज है वो मैंने लिख दिया था. तो लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज है. तो स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड से. बाई लैंड एंड बिल्डिंग्स. ओके, बाई
लैंड एंड बिल्डिंग्स, जितने से इंक्रीज हुआ वो लिख देंगे 2600। ओके, देन स्टॉक डिक्रीज हुआ था टू स्टॉक, जितने से डिक्रीज हुआ वो लिख देंगे डिफरेंस 3000। ओके, नाउ क्रेडिटर्स डिक्रीज हुआ है 1000। देन टू प्लांट एंड मशीनरी ये भी डिक्रीज हुआ था कि जितने से डिक्रीज हुआ 1500। ओके, हो गया सब। नाउ डेटर्स, डेटर्स डिक्रीज हुआ टू डेटर्स, कितने से 500 से। ओके, तो हो गया, बस को अब टोटल कर लिए। तो डेबिट साइड इज मोर, तो लॉस आया बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ट्रांसफर टू गोपीज कैपिटल अकाउंट, कृष्ण's कैपिटल अकाउंट, एंड राम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो रिवैल्यूएशन लॉस कितना आया था, इसका डिफरेंस 1400। तो 1400 को 4:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसमें कम्स टू 800, 400 एंड 200। ओके, तो अकाउंट क्लोज कर दिया रिवैल्यूएशन का। ओके, ये फर्स्ट स्टेप हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको बहुत ध्यान से बनाना है क्योंकि इसमें ये स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो बना लेते हैं बट कैपिटल अकाउंट में एंट्री मिस कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन by balance BD 30,000, 20,000, 50,000। ओके, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, लाइन से देखते जाओ। लायबिलिटी साइड से रिजर्व, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बाई
जनरल रिजर्व, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे पार्टनर्स में। ओके, तो जनरल रिजर्व 10,500 है, इसको 4:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो कितना आया 6,000, 3,000 एंड 1,500। तो टोटल 10,500 का जनरल रिजर्व था, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नाउ गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री, जितना प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उसको तो पहले कर लो ताकि ये छूटे ना। ओके, सो गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री, जर्नल एंट्री सबको पता है। ओके, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ओके, तो इसलिए गुडविल का अमाउंट बैलेंस शीट में दिया 7,000, तो 7,000 को 4:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 4,000, 2,000 एंड 1,000। ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन हो गया ये। अब रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर कर देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, 800, 400, 200। ओके, क्लियर हो गया। तो इतना तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब देखो, अब लाइन से स्टार्ट करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यू 21,000। ओके, टोटल गुडविल दिया हुआ है 21,000। इसमें गोपीज का शेयर कितना है 21,000 इंटू 4/7। ओके, तो कितना हो जाएगा 12,000। तो ये जो 12,000 को जो शेयर है गोपी का, ये कौन कौन देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं कृष्णा एंड राम। ओके, तो उनका रेशियो क्या है, इसमें न्यू रेशियो दिया नहीं है, तो उनका जो ओल्ड रेशियो है वही इनका न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो हो जाएगा, दैट इज 2:1। तो कृष्णा देगा 12,000 इंटू 2/3, इट कम्स टू 8,000 एंड रिमेनिंग इज 4,000 बाय राम। ओके, तो इसको करेंगे यहाँ पे, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, कृष्णा का कैपिटल अकाउंट डेबिट, कृष्णा अकाउंट डेबिट करेंगे, राम अकाउंट डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसे करेंगे, गोपी अकाउंट। 8,000, 4,000 एंड 12,000। तो ये जो ये जनरल एंट्री हुई, अब इस जनरल एंट्री को यहाँ पे आपको पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाई कृष्णास कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कहाँ जाएगा, अमाउंट गोपी के में जाएगा। ओके, सेम ऐसी बाई राम्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट गोपी के में जाएगा। समझ में आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे जनरल एंट्री करके रखा हूँ मैं। समझ में आ रहा है। देन टू गोपीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कृष्णा और राम में जाएगा। समझ में आया, यहीं पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं, वो सेम नाम के आगे सेम अमाउंट कर दे रहे, ऐसा नहीं होता है। सबको कैश बुक याद होगा, कैश और बैंक एंट्रीज, कॉन्ट्रा एंट्रीज, इट्स लाइक ए कॉन्ट्रा एंट्री। देखो क्या हुआ है, क्रेडिट साइड मतलब क्या होता है, बैलेंस इंक्रीज करना। तो गोपी का जो बैलेंस इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि उनको गुडविल का शेयर मिल रहा है।
तो ये 8,000 और 4,000 गोपी को मिला, यानी कि गोपी का कैपिटल अकाउंट बढ़ा। और कैसे बढ़ा? कृष्णास कैपिटल अकाउंट के थ्रू और राम्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ये अमाउंट आया। अब डेबिट साइड मतलब क्या हो रहा है? अमाउंट कम होना। तो कम किस लिए हो रहा है? गोपी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए कम हुआ, इसलिए यहाँ पे डेबिट साइड में लिखें टू गोपीज कैपिटल अकाउंट। और जो कृष्णा का जो कैपिटल है ये कम हो रहा है 8,000 से, राम का कैपिटल है कम हो रहा है 4,000 से, तो ये मैच करता है। ओके, इट्स लाइक अ कॉन्ट्रा एंट्री। समझ में आया? नाउ कृष्णा एंड राम इंट्रोड्यूस्ड 20,000 and 5,000 एज एन एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल के क्या करते हो? बाई कैश अकाउंट। कृष्णा और राम पे लिख देंगे 20,000 and 5,000। आगे समझ में? अब यहां तक तो हो गया। अब क्या बचा? और कोई एंट्री नहीं बची हुई है, तो अब क्या करना है हमें? उसकी पेमेंट की एंट्री करते हैं टू कैश अकाउंट। जब भी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करते तो क्या करते हैं? गोपीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे। ओके, एंड अमाउंट इज 16,200। तो गोपी को पे किए तो यहाँ पे आएगा 16,200। तो इससे गोपी का कैपिटल कम हो गया क्योंकि इतना पेमेंट कम कर चुके हैं। अब बैलेंस कितना बचेगा? टू बैलेंस सीडी। सबका बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। ओके, तो टोटल कर लिए। गोपी का आ रहा है 27,000, ओके। सो 48,000 में से डिफरेंस निकाले तो 27,000। कृष्ण का आया 32,600। तो बैलेंस शीट यहाँ पे आएगा क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस शीट ही नहीं होता है। रिटायरिंग पार्टनर को तो हम सीधा लोन पर ट्रांसफर करेंगे। ओके, सो टू गोपीज लोन अकाउंट। ये गोपी के लोन में चला गया। ओके, तो हमें लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस सीडी सिर्फ कृष्ण और राम का आएगा। ओके, तो हो गया कंप्लीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो समझ में है चीज़ें कैसे हो रही है? ठीक है, तो इस चीज़ में आपको ध्यान देना है, इसको प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? अब नेक्स्ट हमको करना है गोपीज लोन अकाउंट, तब जाके फिर बैलेंस शीट बनेगा। ओके, सो गोपी लोन अकाउंट तो बनाना सबको आ ही चुका है। ओके, तो गोपी रिटायर कब हुआ था? 1 अप्रैल 2019। डेट से स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2019। गोपी से कैपिटल अकाउंट में कितना आया? 27,000। ये हमें पे करना है और 3 इंस्टॉलमेंट पे करना है, यानी कि सबको पता है 27,000
डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना आ रहा है 9000। ये एवरी ईयर 9000 प्ले करना है प्लस इंटरेस्ट। ओके, यही सीक्वेंस चलता है, तो यही करना है हमें। तो 1 अप्रैल 2019 को इतना था, अब 31 मार्च ईयर एंड में 31 मार्च 2020 को इंटरेस्ट लगेगा 27,000 पे 9%। 27,000 पे 9% लगा दिया इंटरेस्ट। ओके, इट कम्स टू 2430। टोटल कर लिए। अब पेमेंट कितना करेंगे हम 31 मार्च 2020 को। 9,000 प्लस इंटरेस्ट जो आया 2430, तो टोटल 11,430 का पेमेंट हुआ। ओके, नाउ टू बैलेंस CD। बैलेंस कितना बचा, डिफरेंस निकाल दिए 18,000। ओके, नाउ फिर से 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस भी डाउन उतार दिए 18,000। इंटरेस्ट कैलकुलेट किए 18,000 का 9%। कब 31 मार्च को 2021 को इंटरेस्ट लगा 18,000 का 9%, 1620। पेमेंट कर दिए 31 मार्च 2021, 9,000 प्लस इंटरेस्ट जो आया 1620, ये आ गया आपका 10,620। टू बैलेंस CD डिफरेंस निकाल दिए 9,000। ओके, फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2021, 9,000 का बैलेंस है, दिस इज द लास्ट ईयर। इंटरेस्ट 9,000 का 9%, टोटल कर दिए। अब यहाँ पे पूरा का पूरा बैलेंस नील हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से लोन अकाउंट भी बन गया। क्लियर हो गया। 31 मार्च 2022 को क्लोज होगा। ठीक है, पूरा हो चुका है अभी ये। अब लास्ट बैलेंस शीट। ओके, तो बैलेंस शीट पे पुराने बैलेंस शीट को देखते जाओ। ओके, तो एसेट साइड कैश, देखो ये भी जो है स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं इसको, और फिर उन्होंने कंप्लेन किया था कि उनका बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ। तो देखो कैश में क्या हुआ है, आप कैपिटल अकाउंट पे देखो, क्रेडिट साइड 20,000 और 5,000 आया हुआ है बाय कैश करके। ओके, तो जब भी 20,000 5,000 आया हुआ है, ये क्या हुआ, ये पार्टनरशिप फॉर्म में आई अमाउंट,
तो टोटल 25,000 बैलेंस हो गया, लेकिन पेमेंट कितना कर दिए, या आउटफ्लो हो गया। आउटफ्लो कितना हो, डेबिट साइड देखोगे 16,200 का आउटफ्लो हो गया, तो नेट बैलेंस कितना बचा, 8,800। समझ में आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो, क्रेडिट साइड में 20,000 और 5,000 है जो एडिशनल कैश लेके आए पार्टनर्स कृष्ण एंड राम, और 16,200 जो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर दिए। तो बैलेंस कितना बचा कैश का, 8,800। ओके, तो यहाँ पे लिखे कैश 8,800। देन रिवैल्यूएशन के सारे चीज़ पुट कर दो। लैंड एंड बिल्डिंग 22,600, then stock 12,000, debtors 10,500, मोटर व्हीकल में कुछ नहीं हुआ है उसका एज इट इज़ उतार देंगे। ये भी स्टूडेंट्स कई बार मिस कर देते हैं, जिसकी वैल्यू में कुछ भी अप डाउन नहीं हुआ है उसको एज इट इज़ उतार देना है। भाई वो एसेट्स कंपनी में तो रहेगी ना, वो हट तो जाएगा नहीं, तो इसलिए उसकी वैल्यू एज इट इज़ आपको उतार देना है। देन प्लांट एंड मशीनरी 25,000, now liability side, बिल्स पेबल इसको एज इट इज़ उतार देना है। 2,000, क्रेडिटर्स 'अभी देखो गोपीज लोन अकाउंट, ये भी स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाए हैं। गोपीज लोन अकाउंट में अमाउंट आ रहा है 27,000। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है हम उसी ईयर बना रहे हैं जिस ईयर गोपी रिटायर हो रहा है। ओके, और जो हमने लोन अकाउंट बनाया था ये फ्यूचर ईयर्स के लिए, आने वाले समय के लिए। कई स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि 27,000 को तो हमने गोपी को दे चुके हैं, वो दिए नहीं है, वो फ्यूचर के लिए है, तभी हम इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। तो इस साल जो अकाउंट क्लोज हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लोन है ये एज ए लाइबिलिटी शो करेगा, फिर नेक्स्ट ईयर हम पे करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। तो जितने ईयर तक पे होता जाएगा तब तक के वो दिखता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जब नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट बनेगा तो क्या होगा, 9,000 रुपीज़ पे हो जाएगा, तो ये जो लाइबिलिटी है 27,000 की, इसमें से 9,000 माइनस करके गोपीज लोन लिखेंगे। ओके, तो ऐसे कर करके जितना भी अमाउंट वो पे करते जाएंगे उसको जो बैलेंस है वो लोन अकाउंट में आता जाएगा। यानी कि नेक्स्ट ईयर कितना शो होगा, 18,000 इन गोपीज लोन अकाउंट एज ए लाइबिलिटी। उसके नेक्स्ट ईयर 9,000, क्योंकि 18,000 पे कर चुके हैं। फिर उसके नेक्स्ट ईयर कुछ भी गोपीज लोन अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा लोन में उनका जो लोन है वो क्लियर हो चुका है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे गोपीज लोन अकाउंट में 27,000 शो होगा, बिकॉज दिस लोन इज फॉर दिस ईयर ओनली। ओके, तो हम दिस ईयर जो क्लोज कर रहे हैं, तो जो अकाउंट क्लोज हो रहा है उसमें ये अमाउंट शो होना चाहिए। समझ में आ गया। नाउ कैपिटल अकाउंट, कृष्ण एंड राम का
बैलेंस सीडी जो आया था आपका कैपिटल अकाउंट में, देख लो 32,600 एंड 16,300 टोटल करके लिख दिए 48,900, इसको टोटल कर दिए 91। ओके, तो समझ में आई है। तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देना है, आपको पहले जो भी एसेट्स है लाइबिलिटीज जिसमें कुछ भी वैल्यू अप डाउन नहीं हुआ है तो उसको भी वापस से लिखना है। ओके, और कैश पे ध्यान दोगे जो मैक्सिमम स्टूडेंट ने छोड़ दिया था, तो कैश पे ध्यान दोगे हमेशा, क्या नया कैश आया और क्या नया कैश का ट्रांजैक्शन हुआ। ओके, तो ये चीज़ को आप ध्यान दोगे। जो भी प्रीवियस अकाउंट बनाए रहते हो आप, आपने रिवैल्यूएशन में तो कैश का कोई रोल नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखोगे उसमें कैश के कोई ट्रांजैक्शंस हैं तो अकॉर्डिंगली आप उसको एसेट्स में लिखोगे। क्योंकि ये एसेट्स पे प्रीवियस बैलेंस शीट पे नहीं दिया था तो स्टूडेंट्स इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, वो फटाफट बैलेंस शीट बनाए और उनका बैलेंस शीट टैली ही नहीं हो रहा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैश का। ओके, बाकी तो रिवैल्यूएशन का सारा पुट कर दोगे आप, और ये गोपीज लोन अकाउंट का तो मैंने टिक मार्क कर दिया हूँ जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो गोपीज लोन अकाउंट में जो उसका अमाउंट ट्रांसफ़र किए 27,000, ये यहाँ पे शो होगा ही होगा। ओके, बिकॉज ये 27,000 हम नेक्स्ट ईयर से पे करते चले जाएंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर से पे करेंगे क्योंकि गोपीज लोन अकाउंट में देखो जो फर्स्ट पेमेंट हुआ था वो कब हुआ, 31 मार्च 2020 को पेमेंट हुआ, जबकि ये बैलेंस शीट कब क्लोज हो रहा है, ये 31 मार्च 2019 तक का ये बैलेंस शीट है। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 31 मार्च, जैसे स्टार्ट हुआ देख लो 31 मार्च 2019 तक का ये बैलेंस शीट है। और जो पेमेंट हुआ है, जो फर्स्ट पेमेंट करेंगे 27,000 का, वो 31 मार्च 2020 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस ईयर तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये पूरा 27,000 इसलिए लाइबिलिटी में शो हो रहा है। ओके, क्योंकि अभी तक पे नहीं किए, अभी नेक्स्ट ईयर से चालू होगा पेमेंट होना। तो ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि क्यों लोन अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। समझ में आ गया अच्छे से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है। मैं हर वेरिएशंस वाले क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिस क्वेश्चन में कुछ तो भी नया एक वेरिएशंस है जिसमें स्टूडेंट अटकते हैं, जिनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे आपको जितने क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप वेरिएशंस वाले, उतना ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा नए नए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 1/6। तो ये अनइवन है रेशियो, इसको पहले आपको इक्वल कर लेना है। तो ये इक्वल कैसे करते हैं आपको पता है। ओके, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ए 31 मार्च 2022। बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स। देखो इन्वेस्टमेंट्स में जब भी ध्यान देना है, सब मार्केट वैल्यू जब दिया रहेगा, ओके, दिस इज बुक वैल्यू, दिस इज मार्केट वैल्यू, तो आपको देखना है ये कितना रिड्यूस हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये रिवैल्यूएशन में इफेक्ट डालेगा ये। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नीचे पे यहाँ पे नहीं दिया है इसका इन्फॉर्मेशन, तो रिवैल्यूएशन में डालते ही नहीं है। ऐसे नहीं करना है भाई, आपको समझ में तो आ रहा है ना कि इसकी वैल्यू बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गई मतलब रिवैल्यूएशन में आएगा। ओके, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो नीचे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, एडिशन इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर डालते ही नहीं है, रिवैल्यूएशन में भूल जाते हैं। तो ऐसे मिस्टेक नहीं करने हैं। क्लियर। देन पेटेंट्स, मशीनरी, गुडविल, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे, एडवर्टीजमेंट सिस्टम सस्पेंस भी रिटर्न ऑफ हो जाएगा। ओके, रिटर्न ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये सीधा बैलेंस शीट में चला जाता है। ओके, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स देखो क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट में तो फ्लक्चुएशन आया ही नहीं, यानी कम तो हुआ ही नहीं। अगर कम होता तो ये रिजर्व यूज़ करते, तो रिजर्व यूज़
नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ये डायरेक्टली ये ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स पे। समझ में आया? तो यहीं कहीं हमको बता दे रहा हूं मैं। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जेड रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 लाख। तो जब जेड रिटायर हुआ तो 3 लाख फर्म का गुडविल था, तो इसमें जेड का शेयर निकालेंगे और जेड को देंगे। कौन? रिमेनिंग पार्टनर्स। देन वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 20% एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%। देखो यहाँ पे भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, रिड्यूस्ड बाई 20% एंड रिड्यूस टू 90%, ये दोनों में फर्क है। तो हम जब रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो वहां पे बताऊंगा मैं आपको। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी रेज टू 66%। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 6% तक रेज करना है। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 60,000 का लाइबिलिटी दिया हुआ है। रिजर्व कितना था? 1,20,000। तो 1,20,000 में से लाइबिलिटी दे दिए कंपनसेशन का 60,000 और बचा हुआ 60,000 ओल्ड पार्टनर्स मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, यानी 60,000 पूरा एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, जेड ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है, यानी कि बैलेंस शीट में नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अब ये पॉइंट देखो, ये वेरिएशन है। अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। जो जेड को अमाउंट पे करना है वो कैसे कैसे करेंगे? जितना भी बैलेंस आएगा, बैलेंस शीट आपको निकाल लेना है, उसमें से 50% ऑन रिटायरमेंट, उसका जो 50% निकालेंगे वो रिटायरमेंट से पे कर देना है। यानी कि क्या हो जाएगा? टू कैश 50% पे कर दिए, 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर। ओके, उसमें से जो अमाउंट बचा उसका 50% विद इन 1 ईयर पे करना है, यानी कि अगले साल पे करना है। तो ये क्या हो जाएगा? एज ए लोन। तो इसको एज ए लोन लिखेंगे, यानी कि पहले क्या है? टू कैश, देन टू जेड्स लोन एंड द बैलेंस बाय अ बिल ऑफ एक्सचेंज। और जो बैलेंस बचा है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि बिल्स पेबल एट 3 मंथ्स। समझ में आ गया? तो जितना भी अमाउंट आएगा ऐसे 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो ये सब चीजें इजी रहती हैं। आपका लॉजिक क्लियर है तो आप इसको फट से बना लोगे। अदरवाइज आप सोचोगे कि क्या नया चीज आ गया, आप उसको छोड़ दोगे वहीं का वहीं। ओके, तो लॉजिक क्लियर रखो, कैसा भी कुछ भी कहेंगे आप उसका ट्रांजैक्शन कर पाओगे। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एंट्रीज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की जर्नल एंट्री आपको शो करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। गुडविल की जर्नल एंट्री, गुडविल की जर्नल एंट्री तो फट से हो जाएगी। ओके, तो गुडविल की जर्नल एंट्री में तो पहले क्या करना है? पहले तो गुडविल रिटर्न ऑफ करना है और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयर लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/6। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको आ जाएगा 3:2:1। ओके, एंड न्यू रेशियो आफ्टर जेड्स रिटायरमेंट 3:2, क्योंकि न्यू रेशियो दिया नहीं है तो उनका जो रिमेनिंग रेशियो वही उनका न्यू रेशियो हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले गुडविल रिटर्न ऑफ। तो गुडविल कितने का है? अब बैलेंस शीट में देखो गुडविल कितने का दिया हुआ है, 60,000 का गुडविल दिया हुआ है। ये सबसे पहले रिटर्न ऑफ करना है आपको। 60,000 का गुडविल सभी पार्टनर्स में चला जाएगा 3:2:1 में। ओके, तो ये इजी है। 30,000, 20,000 एंड 10,000। ओके, सो एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ये हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। नाउ जेड्स का जो शेयर है गुडविल उसको डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले फर्म्स गुडविल दिया हुआ है, फर्म्स गुडविल कितना दिया हुआ था? 3 लाख। इसमें जेड्स शेयर
3 लाख का जेड का शेयर कितना है 1/6, इट कम्स टू 50,000। तो ये जो 50,000 है जेड को मिलेगा। जनरल एंट्री पता ही है आपको, जो भी पार्टनर्स को गुडविल मिलना है वो क्रेडिट होगा और जो देंगे वो डेबिट होगा। किस रेशियो में देंगे 3:2, ये इनका गेनिंग रेशियो है। ओके, सो 50,000 इंटू 3:2 करेंगे तो 30,000 एंड 20,000। ओके, सो अकॉर्डिंगली आपको इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री करनी है। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो जाएगी और ये गुडविल ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी। समझ में आ गया कैसे करना है? तो उसे मिस्टेक नहीं करना है, ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको मिस्टेक नहीं करना है। ओके, नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले तो आप देखो क्या क्या वैल्यूज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। सबसे पहले तो बैलेंस शीट में ही देखो, इन्वेस्टमेंट्स जो स्टूडेंट्स छोड़ दे रहे थे यहीं से स्टार्ट करो आप। बाई इन्वेस्टमेंट्स बुक वैल्यू 1,50,000 लेकिन मार्केट वैल्यू हो गया 1,76,000, तो डिफरेंस इज 26,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। ओके, अब देखो पेटेंट्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 20%। रिड्यूस्ड बाई है, यानी कि पेटेंट्स की बुक वैल्यू कितनी थी, ये बाई और टू के लिए बता रहा हूं मैं, जो स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं। देखो पेटेंट्स की वैल्यू कितनी है 1 लाख, अब बाई 20% है, रिड्यूस बाई, यानी कि 1 लाख का 20% 20,000 और रिड्यूस होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ गई 80,000। तो ये 80,000 कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि 20,000 से रिड्यूस हो गया, और ये 20,000 कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन में। तो बाई मतलब उतने से। ओके, तो 20,000 से रिड्यूस हो गया है। अब देखो मशीनरी, कई स्टूडेंट इसको सेम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। मशीनरी की वैल्यू कितनी है 5 लाख। ओके, अब क्या बोला है, रिड्यूस टू 90%। 90% तक रिड्यूस होके आ गया, यानी कि 5 लाख का 90% निकाल दो, यह आएगा 4,50,000। तो रिड्यूस होके इतना आ गया है, तो यानी कि एक्चुअल में कितना रिड्यूस हुआ ये 50,000। तो ऐसा है, ये समझ पा रहे हो? तो ये रिड्यूस है, ये आएगा आपका रिवैल्यूएशन में, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में। समझ में आया? इसकी एंट्री करते हैं। टू पेटेंट्स, इसलिए हर एक चीज़ों को ध्यान देना है आपको, रिड्यूस बाय, रिड्यूस टू, ये सब छोटे छोटे चीज़ें एग्जाम से पूछते हैं। क्वेश्चंस छोटे आते हैं लेकिन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ओके, टू पेटेंट्स 20,000, टू मशीनरी 50,000। समझ में आया था कैसे हुआ था? नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेज टू 6%। देखो डेटर्स दिया हुआ है बैलेंस शीट में 4 लाख। ओके, 4 लाख डेटर्स है, उसका 6% निकाल लेंगे एज ए प्रोविजन। ठीक है, डेटर्स 4 लाख है, इसका 6% निकाले, ये कितना है 24,000। पहले कितना था, पहले था 20,000, यानी कि प्रोविजन
इंक्रीज हो जा रहा है 24,000 से, यानी कि 4,000 से ये इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो प्रोविजन को मैंने क्या बताया था आपको, एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करनी है। सो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अमाउंट इज 4,000। ठीक है, तो साफ समझ में आ रहा है, डेबिट साइड इज मोर। ठीक है, डेबिट साइड 24,000 है, क्रेडिट में 26 है, यानी कि रिवैल्यूएशन लॉस आ गया कितने से, 48,000 से। ठीक है, तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:2:1। 48,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पहला वाला तो सीधा हाफ हो गया, तो ऐसा आपका रिवैल्यूएशन ये कंप्लीट हुआ। तो समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ध्यान देना है, इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना बैलेंस दिया आपको बैलेंस शीट में 6,80,000, 3,20,000 एंड 2,10,000। अब देखो स्टार्ट कैसे करना है आपको ओल्ड बैलेंस शीट देखते जाओ, उसमें से क्या क्या चीज़ें आपको हटानी है। ओके, तो एसेट साइड से देख लो, गुडविल, गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री किए थे हम। ओके, तो टू गुडविल, आपको ओल्ड बैलेंस शीट से स्टार्ट करोगे तो आपकी वो चीज़ छूटेंगे नहीं। टू गुडविल अकाउंट जो हमने रिटर्न ऑफ किया था 30,000, 20,000 एंड 10,000। ओके, देन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी क्या है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, ये भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसको भी सेम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना 36,000 को 3:2:1 पे। तो 18,000, 12,000 एंड 6,000। ओके, ये सब हो गया। नाउ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखो क्या बोला था इसमें, रिजर्व था 1,20,000 का, जिसमें से 60,000 का कंपनसेशन आ गया ना, बचा हुआ कितना, 60,000 जो पार्टनर्स को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन, बाय वर्कमैन रिजर्व 60,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो 30,000, 20,000 एंड 10,000। समझ में आया ना कैसे हुआ है। रिजर्व टोटल 1,20,000 का था, जिसमें से क्लेम जनरेट हो गया
तो क्या हो गया, उतने से कम हो गया वो, तो बच्चा हुआ रिजर्व 60,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ओके, तो ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन में सब आप सीख ही चुके हो। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी यूज नहीं हो पाया। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज कर देते हैं इन्वेस्टमेंट्स के उसमें। ये तभी यूज होगा जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, यानी कि बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम होगा, तो ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज होगा। तो इस केस में क्या है, यूज नहीं हो पाया क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू तो बढ़ गया है। ओके, तो नाम से क्या समझ में आ रहा है, फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मतलब कम होना। ओके, जब कम होगा तभी ये रिजर्व यूज होगा। बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इस रिजर्व को बनाया गया है ताकि पार्टनरशिप फर्म को कोई नुकसान ना हो फ्लक्चुएशन की वजह से, और ऑलरेडी इंक्रीज हो गया तो इस रिजर्व की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। तो रिजर्व पूरा का पूरा पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो रिजर्व कितना है, 1,20,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 है। ओके, तो सेम ये 30,000, 20,000, 30,000, 20,000, 10,000। ओके, ये सब चीज हो गया। अभी ओल्ड बैलेंस शीट से सारी चीजें आ गई। अब क्या देखना है आपको, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर करो। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, लॉस ट्रांसफर कर दिए, जितना लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। हो गया। अब गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की जनरल एंट्री जो हमने किया था, तो जेड कैपिटल अकाउंट को हमने दिया था गुडविल, जेड को दिया था गुडविल, तो कौन कौन ने दिया, एक्स और वाई ने। तो बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, देखो यहीं पे स्टूडेंट जो है इसकी एंट्री गलत कर देते, तो जहां पे गलत करते मैं आपको बताते जा रहा हूं। बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन अमाउंट जाएगा जेड को। ओके, एक्स ने कितना दिया गुडविल का, 30,000। सेम वाई ने कितना दिया गुडविल का, 20,000। समझ में आ गया, ये प्रीवियस क्वेश्चन में बताया मैं आपको। टू जेड कैपिटल अकाउंट, $30,000 एक्स से निकला, 20,000 वाई से निकला। ये लॉजिक आपके दिमाग में बैठते रहना चाहिए कि क्यों डेबिट साइड हुआ, क्यों क्रेडिट साइड हुआ। ओके, तो प्रीवियस क्वेश्चन में सेम चीज़ बताया मैं आपको, तो वही लॉजिक है। ओके, और कभी भी आप ध्यान देना, जिस चीज़ का आप लेजर बना रहे हो, देखो लेजर किसका बन रहा है, कैपिटल अकाउंट का, तो उसमें वही नेम तो यूज़ होगा नहीं। अगर वही नेम यूज़ हो रहा है तो अमाउंट किसी दूसरे का यूज़ होगा। जैसे कि एक्स कैपिटल अकाउंट है लेकिन अमाउंट जेड का यूज़ हो रहा है। कैश बुक सबको याद होगा। ओके, अगर टू बैंक लिखे हैं तो अमाउंट कॉलम में कैश के कॉलम में ही आएगा। ओके, और बाई बैंक लिख रहे हैं तो भी वहाँ कैश में जाएगा। टू कैश है तो बैंक के कॉलम में जाएगा। ओके, तो ऐसा आपको समझना है, लेजर में सेम नाम की एंट्री नहीं होती, हमेशा क्रॉस एंट्रीज होती हैं, तभी डबल एंट्री सिस्टम मैच करता है। ओके, अगर आप सेम जगह एंट्री कर रहे हो, लाइक किसी ने कर दिया कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और एक्स में कर दिया, तो यानी तो डबल एंट्री हुई नहीं। ओके, आप एक्स के साथ एक्स का ही कर रहे हो, तो ये रॉन्ग हो रहा है, डबल एंट्री मैच ही नहीं करेगा वो। ओके, डुअल साइड इफेक्ट मैच ही नहीं करेगा। तो समझ में आ रहा है क्यों ऐसा होता है, तो इस लॉजिक को पूरा अच्छे से समझना है आपको। तो ये हो गया, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन का भी एंट्री हो गई। अब जेड ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट्स ले लिया है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, जब जेड ने इन्वेस्टमेंट लिया है तो उतने से उसका कैपिटल कम करना है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ले लिया है तो उसका बैलेंस कम करना है। ओके, तो
जनरल एंट्री होती है जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ और जेड का कैपिटल भी कम हुआ, तो इसलिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और वो मार्केट वैल्यू जो है उसमें से ले लिए पूरा का पूरा, मार्केट वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को लिया उसने। तो अब क्या इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा हट चुका है। जैसे जो भी आप एंट्री कर रहे हो दिमाग में रखते जाओ, ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट की एंट्री फिर से आपने बैलेंस शीट में कर दिया। ओके, तो आगे समझ में। अब देखो, अब पूरा इसका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल कर लिए, एक्स का आ रहा है 7,40,000, वाई का 3,60,000, जेड का 2,80,000, अब देखो पेमेंट कैसे कैसे करना है। पहले जेड का ही बैलेंस निकाल लेते हैं। ओके, तो जेड का देखो क्या इतना है, 2,80,000 माइनस जितने भी डेबिट साइड में है, माइनस 10,000 माइनस 6,000 माइनस 8,000 माइनस 1,76,000। ओके, यानी कि 2,80,000 माइनस ये पूरा कर दोगे, जेड का बता रहा हूँ मैं। ओके, तो इसका कितना आ रहा है बैलेंस, 80,000। तो 80,000 में क्या बोला है, देखो 80,000 आया, 80,000 को 3 पार्ट में बांटना है, जेड का बता रहा हूं मैं। ओके, तो 80,000 में क्या बोला है, फर्स्ट 50%, तो उसको बैंक में तुरंत पे कर देना। तो 80,000 का 50% कितना होता है, 40,000, तो उसको तुरंत एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे कर दिए। तो लिख देते हैं भैया टू बैंक अकाउंट 40,000। अब कितना बचा, 80 में से 40 गया तो 40, अब 40 का 50% एज ए वो नेक्स्ट ईयर पे करना है, तो वो क्या होगा, लोन, यानी कि 20,000 लोन में पे हुआ और 20,000 बिल्स पेबल क्रिएट कर देना है। तो समझ में आ रहा है कैसे कैसे हुआ, 40,000, तो 40 20 एंड 20 समझ में आ गया। तो इसकी एंट्री की 40,000 का तो कैश का तो एंट्री कर दिए, बाकी अब लोन का अमाउंट समझ में आ गया, तो इसकी एंट्री करते हैं। अब लोन का समझ में आ रहा है, जब भी नेक्स्ट ईयर पे करते हैं लोन के, तो पूरे क्वेश्चन बना लियो आप लोग, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया। तो जब भी नेक्स्ट ईयर पे करेंगे तो वो लोन हो जाता है। ओके, तो टू जेड्स लोन अकाउंट 20,000, और बैलेंस क्या बोल रहे हैं, बिल्स पेबल। ओके, बिल्स पेबल में 20,000। आगे समझ में कैसे हुआ, तो ये जेड के ये तीनों एंट्रीज हुई। ठीक है, अब बैलेंस सीडी निकाल देते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स का। एक्स का आ रहा है 638, ओके, वाई का आएगा 292, जेड में कोई बैलेंस सीडी नहीं है, तो पूरा उसका पेमेंट का कर चुके हैं हम, बस को टोटल कर लेते हैं। तो समझ में आया कैपिटल अकाउंट, तो इसको ध्यान से ऐसे प्रिपेयर करना है। ओके, तो 3 ट्रांजैक्शन जेड का जो है
अलग अलग बाइफर्केशन बता दिया मैंने आपको। तो ऐसे सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपको एंट्रीज करनी है। ये कैपिटल अकाउंट तो सभी स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके धीरे भले सॉल्व करो, लेकिन लॉजिक को समझो। आपको एग्जाम में लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए भी इतने लेंदी क्वेश्चन कर रहे हो। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, छोटे क्वेश्चन आएंगे बट ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। ओके, नाउ लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो फिर से वही कैश जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम वही लॉजिक आपको फिर से लगाना है। ओके, तो 57,500 कैश बैलेंस शीट में शो हो रहा है, बैलेंस 57,500 शो हो रहा है। और हमने पेमेंट कितना किया है कैपिटल अकाउंट में, देखो डेबिट साइड है कैश, और किसके लिए यूज़ किया हमने, फॉर पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो बैलेंस कितना बचा 17,500, और कोई भी कैश नहीं क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट के, यानी कि और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो 17,500 बैलेंस है अभी बैलेंस शीट के लिए। ओके, नाउ डेटर्स। $4 लाख का है, जिसमें हमने न्यू प्रोविजन क्रिएट किया अभी, लेस प्रोविजन 6% क्रिएट किए, डॉटफुल डेब्ट्स यानी कि 24,000 में क्रिएट किए थे, तो डिफरेंस 3,76,000 फॉर डेटर्स। ओके, ना स्टॉक में कुछ भी नहीं था, तो स्टॉक को एज इट इज उतार देंगे। ओके, स्टॉक इसको एज इट इज लिख दिए क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। 3,76,500। नाउ पेटेंट्स, इनका रिवैल्यूएशन हुआ था तो वैल्यू आई थी 80,000। मशीनरी, इसका भी रिवैल्यू हुआ था, इसकी वैल्यू आ गई 4,50,000। ओके, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स जेड लेके चला गया है। नाउ लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कुछ भी नहीं था तो ये एज इट इज उतार देंगे 2,10,000। देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये एक लायबिलिटी होती है, यहाँ पे भी इसको भी स्टूडेंट छोड़ देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इट्स एन लायबिलिटी। ओके, तो जितने का क्लेम है ये यहाँ पे लिख दिए 60,000। इसलिए मैंने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपरली आप लोगों को एक अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ था, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस करने से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, नाउ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इससे भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी आप लिखोगे ही लिखोगे। ये एक लायबिलिटी होती है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देना भाई, ये आउटसाइड लायबिलिटी है। कई लोग इसको रिजर्व जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये नहीं होगा बिकॉज इट्स एन आउटसाइड लायबिलिटी, और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, ये एम्प्लॉयज़ के लिए बना हुआ है। तो इसका भी जो अमाउंट लिखा हुआ है वो लिख देना है आपको 60,000। नाउ बिल्स पेबल क्रिएट किया हमने, बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, सबको पता है कितने का, 20,000 का। किसके लिए क्रिएट किया है, फॉर जेड। देन जेड्स लोन अकाउंट, जो नेक्स्ट ईयर पे करेंगे उसे 20,000।
अब बचा हुआ कैपिटल अकाउंट्स फॉर एक्स एंड वाई। कैपिटल अकाउंट से बैलेंस देख लो इसका 6,38,000 एंड 2,92,000, टोटल करके लिख दिए 9,30,000। ओके, पूरा टोटल करके बैलेंस शीट टैली लिए। तो समझ में आ रहा है पूरा? तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो देखो क्या क्या चीज़ मैं फिर से टिक मार्क कर रहा हूँ। कैश आपको ध्यान देना है। ओके, नाउ वर्कमैन कंपनसेशन ध्यान देना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ध्यान देना है, और जेड को पेमेंट को ध्यान देना है बैलेंस शीट पे, जो न्यू बैलेंस शीट आप बनाते हो। क्योंकि ये जो चीज़ें जो स्टूडेंट्स छोड़ देते तो मैंने टिक मार्क कर दिया हूँ, बाकी जो इजी हैं वो तो कर ही ले रहे हैं, तो छोड़ देते हो टिक मार्क किया हूँ ताकि आप उसको अच्छे से ध्यान में रखो। ओके, तो ये हो गया दोनों क्वेश्चन, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप।